तो हेलो दोस्तों, अभी बज रहे हैं रात के 11 और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना करंट अफेयर्स जो जुलाई मंथ का पहला लेक्चर हो चुका था। अब ये दूसरा लेक्चर स्टार्ट होगा जिसमें हम लोग पहले लेक्चर में इन द फर्स्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट पोलिटी, राज्य व्यवस्था एवं शासन, इसको हम लोग स्टार्ट किए हुए थे। तो इसमें से हम लोग विशेष पैकेज और स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा पढ़ ली थी, है ना। तो अब हम लोग इसके आगे चलेंगे। तो आज हम लोग केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो देखते हैं आगे कितना होता है। ये भारत और फ्रांस का संविधान, नेपाल में प्रधानमंत्री का चुनाव, संक्षिप्त सुर्खियाँ आगे देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो लोगों ने जिन्होंने भी पहला लेक्चर नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट लेक्चर का लिंक दिया हुआ है, तो जाके पहले देख लें। उसमें हम लोगों ने ये विशेष पैकेज ये टॉपिक देख लिया था, विशेष पैकेज एंड एक टॉपिक और दो टॉपिक हुए थे। एक विशेष पैकेज हुआ था, दूसरा स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा, ऑडिटिंग ऑफ लोकल बॉडीज, जो गुजरात के राजकोट में स्थानीय शासन की लोक लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित हुआ था, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था अच्छी तरह से। तो आज हम लोग का सेकंड लेक्चर है। तो सेकंड लेक्चर में हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना था, जो पॉलिटी में हम लोग स्टार्ट किए हुए थे। ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखो, जब से बीजेपी पार्टी अभी सेकंड टर्म से बनी है तब से हम लोग देख रहे हैं जो सीबीआई है, ईडी है, प्रदर्शन निदेशालय, सीबीआई एंड नेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिया, एनआईए, इन सब का एक्टिवेंस जो है ना, एंड केंद्रीय सतर्कता आयोग, इन जो का ये हमेशा न्यूज में बने ही रहते हैं। आप लोग को 4-5 पढ़ लेना है। जैसे एक तो हो गया सीबीआई के बारे में, जो प्रीलिम्स के मतलब एक जो टॉपिक है ना, ये न्यूज़ पे बने ही रहते हैं, इनके बारे में बढ़िया तरीके से, क्योंकि प्रीलिम्स बेस पे भी है, मेंस बेस पे भी है। जैसे मेंस बेस पे क्वेश्चन बना सकता है कि आधुनिक भारत में जो एजेंसियां हैं उनका किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, भारत के में ये मतलब प्रभावी किस टाइप के हैं, पॉजिटिव पक्ष में है, नकारात्मक में जा रही हैं, कि राजनीतिज्ञ के रूप से प्रभावित हैं। तो इस टाइप, जैसे सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, और जैसे प्रदर्शन, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रदर्शन निदेशालय, इसको केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो आप देख ही रहे हैं। एंड जैसे एक एनआईए हो गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ, जो एनआईए होता है, ईडी होता है, सीबीआई होता है, और कुछ हैं जो एजेंसियां हैं जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बनी रहती हैं, तो इनके बारे में जान लेना। तो ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो हम लोग आज इसको पढ़ते हैं। तो इसमें ये चर्चा में अभी क्यों रहा है, तो इसके बारे में एक न्यूज आई थी कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच को लेकर केंद्र के खिलाफ दायर पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच को लेकर केंद्र के खिलाफ दायर पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार की है। मतलब पश्चिम बंगाल सरकार ने सीबीआई जांच को लेकर जो केंद्र सरकार नए कदम उठाती रहती है, मतलब गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार का जो इंटरवेंशन सीबीआई में होता है इतना ज़्यादा, तो उसके लिए जो पश्चिम बंगाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, पश्चिम बंगाल सरकार बनाम भारत संघ 2024। तो इस मुकदमे में पश्चिम बंगाल ने केंद्र सरकार पर राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना मामले की एकतरफा तरीके से सीबीआई से जांच करवाने का आरोप लगाया है। जैसे सीबीआई के जो रूल्स एंड रेगुलेशन वाले जो एक्ट में ये साफ साफ मेंशन है कि अगर राज्य में सीबीआई किसी भी मतलब जांच के लिए अगर जाती है तो उसके पहले वहाँ के मुख्यमंत्री से या वहाँ की राज्य सरकार से अनुमति लेना जरूरी होता है। तो यहाँ जो पश्चिम बंगाल ने यही आरोप लगाया है कि जो केंद्र सरकार ने उनकी इंटरवेंशन, उनकी अनुमति के बिना सीबीआई से जांच करवाया है।
तो ज्ञातव्य है कि पश्चिम बंगाल ने 2018 में राज्य में जांच के मामले में सीबीआई को दी गई अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली थी। ठीक है, तो इसमें अन्य संबंधित तथ्य के बारे में क्या कहता है कि जो पश्चिम बंगाल ने यह मुकदमा संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दायर किया है। ये आर्टिकल संवैधानिक रूप जो हुए होते हैं उनको आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे जो पश्चिम बंगाल ने सीबीआई के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ सीबीआई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है वो किस संविधान में किस अनुच्छेद का उपयोग किया है, तो पश्चिम बंगाल ने मुकदमा किया है संविधान का अनुच्छेद 131 के तहत। तो राज्य के अनुसार क्या कहता है कि राज्य की पूर्व सहमति के बिना मामले की एक तरफा तरीके से सीबीआई से जांच करवाने का केंद्र का निर्णय संविधान का अतिक्रमण और संघवाद का उल्लंघन है। मतलब अनुच्छेद 131 में लिखा हुआ है साफ साफ कि पूर्व जांच से पूर्व सीबीआई को अनुमति लेनी होगी राज्य सरकार को। तो पश्चिम बंगाल ने यही आरोप लगाया है कि वो एक तरफा जांच करा रहे हैं और हमारी सहमति कहीं भी नहीं ले रहे हैं, तो संघवाद का सीधा सीधा सा उल्लंघन है और संविधान का अतिक्रमण बता रहे हैं। तो अनुच्छेद 131 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के पास केंद्र एवं एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद पर निर्णय देने का मूल अधिकार क्षेत्र है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के बारे में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके बारे में हम लोग जानकारी थोड़ी ले लेते हैं। जैसे उत्पत्ति इसकी कब हुई, तो इसकी जो स्थापना हुई है वो 1963 में हुई थी। 1960 के राउंड जो बहुत सारे वो चल रहे थे, भ्रष्टाचार शासन व्यवस्था में थी, उसको देख रेख के लिए सीबीआई बनाई गई थी। पहले सीबीआई एक पुलिस के रूप में थी, तो यही बता रहा है। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। इसकी स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार की रोकथाम एवं संथानम समिति द्वारा की गई थी। मतलब जो सीबीआई की स्थापना की जो सिफारिश 1963 में भ्रष्टाचार की रोकथाम एवं पर संथानम समिति, मतलब सीबीआई का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो संथानम समिति द्वारा की सिफारिश पर की गई थी। 1962-64 में अपनी सहमति उन्होंने दी थी, मतलब सिफारिश पेश की थी संथानम समिति ने। भ्रष्टाचार की रोकथाम के खिलाफ केंद्र सरकार ने एक समिति बनाई थी जिसका नाम था संथानम समिति। तो मेन इनके अध्यक्ष जो थे संथानम जी थे, तो उन्हीं के नाम पर संथानम समिति रख दिया गया था। तो तभी सीबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसका मंत्रालय कौन है कि सीबीआई को जो कार्मिक पेंशन एवं लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। जो सीबीआई है वो कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन कार्य करता है ना। तो अब इसकी स्थिति के बारे में कि यह एक गैर संवैधानिक एवं यह गैर वैधानिक एवं गैर संवैधानिक संस्था है। गैर वैधानिक एवं गैर संवैधानिक संस्था है। ये दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट अधिनियम 1946 द्वारा शासित होती है। कि मतलब इसको जो सीबीआई को अधिकार मिले हुए हैं, वो शक्ति मिलती है, वो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 द्वारा शासित होती है। क्योंकि इसकी अगर कार्यप्रणाली की बात करें तो सीबीआई भारत में प्रमुख जांच पुलिस एजेंसी है। भारत में प्रमुख जांच पुलिस एजेंसी है एवं इंटरपोल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो सीबीआई है वो इंटरनेशनल भी पुलिस है। जैसे अगर इंटरनेशनल कोई क्रिमिनल हुआ है तो एक देश दूसरे देश, जैसे कोई क्रिमिनल है एक देश से भाग के दूसरे देश में गया हुआ है, जैसे हम लोग राज्यों में देखते हैं कि अगर राज्य मान लो उत्तर प्रदेश का कोई क्रिमिनल है, वो हम सुनते हैं कि मध्य प्रदेश के किसी जिला में पकड़ाया गया है। मध्य प्रदेश का कोई क्रिमिनल अगर भाग के महाराष्ट्र गया है तो महाराष्ट्र की पुलिस वहां पकड़ती है। तो ऐसे ही अगर एक देश का क्रिमिनल किसी दूसरे देश में चला जाता है तो वहां से आदेश आते हैं, इसके बारे में जानकारी मांगी जाती है, तो सब सीबीआई करती है, इंटरनेशनल पुलिस की तरह कार्य करती है। तो इंटरपोल का यही मतलब है, सदस्य देशों की ओर से जांच का समन्वय करती है। इसके अगर आदर्शवाद की बात करें, मोटो इसका क्या है, तो उद्यमिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा। क्या है? उद्यमिता मतलब इंडस्ट्री के से रिलेटेड, निष्पक्षता इम्पार्शियलिटी और सत्यनिष्ठा इंटीग्रिटी। इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी।
विजन की बात करें तो सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को रोकना, सावधानी पूर्वक जांच और अभियोजन के माध्यम से आर्थिक एवं हिंसक अपराधों पर अंकुश लगाना, साइबर व उच्च प्रौद्योगिकी आधारित अपराध से लड़ना, क्योंकि इसके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा होती, सीबीआई के पास तो नॉर्मल जांचें होती है उनसे काफ़ी अलग होता है। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को रोकना, सावधानी पूर्वक जांच, अभियोजन के माध्यम से आर्थिक एवं हिंसक अपराधों पर अंकुश लगाना, साइबर व उच्च प्रौद्योगिकी आधारित अपराध से लड़ना सीबीआई का काम होता है। अगर संरचना की बात करें कि सीबीआई में कंपोजिशन क्या है, इसमें कौन से मेंबर क्या कैसे होते हैं, तो देखो सबसे पहले तो एक निदेशक होता है, विशेष निदेशक या अतिरिक्त निदेशक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। तो एक निदेशक होता है जिसको एक अतिरिक्त निदेशक द्वारा सहायता की जाती है, एक संयुक्त निदेशक होता है, एक उप महानिरीक्षक होता है, पुलिस अधीक्षक होता है और अन्य सभी सामान्य रंग के पुलिसकर्मी होते हैं। मतलब एक निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और अन्य सभी सामान्य रंग के पुलिसकर्मी होते हैं। 2021 में राष्ट्रपति ने 2021 में राष्ट्रपति ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी के निदेशकों के कार्यकालों को 2 साल के निश्चित कार्यकाल से बढ़ाकर 5 साल तक बढ़ाने के लिए 2 अध्यादेश जारी किए थे। मतलब 2021 में राष्ट्रपति ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों के कार्यकालों को 2 साल के निश्चित कार्यकाल से बढ़ाकर 5 साल तक बढ़ाने के लिए 2 अध्यादेश जारी किए थे। एक अध्यादेश जारी किया गया, उसके बाद दूसरा अध्यादेश जारी किया गया। तो सीबीआई द्वारा जांच किए जाने वाले मामलों के प्रकार, मतलब सीबीआई किन मामलों की जांच करती है, एक भ्रष्टाचार से रिलेटेड हो, अगर वो किसी सरकार के में भ्रष्टाचार से रिलेटेड हो तो सीबीआई के पास मामला जाएगा। वित्तीय अपराध हो, आर्थिक अपराध तो सीबीआई के पास जाएगा। विशेष अपराध हो तो सीबीआई के पास जाएगा स्वतः संज्ञान। सीबीआई स्वतः संज्ञान भी ले सकती है। विशेष अपराध कोई हुआ है तो सीबीआई जांच करेगी, आर्थिक अपराध हुआ है तो सीबीआई जांच करेगी, भ्रष्टाचार से संबंधित है तो सीबीआई जांच करेगी। सीबीआई के लिए राज्य की सहमति, ये जो पश्चिम बंगाल ने मेन जो मुद्दा बना है कि जो पश्चिम बंगाल ने केंद्र सरकार के खिलाफ ये याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में कि केंद्र सरकार एक तरफा जांच कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए संविधानिक क्या प्रावधान है और क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो वो ये बात करता है कि जो सामान्य सहमति मिलने पर सीबीआई को राज्य में प्रत्येक या अलग अलग मामले की जांच के लिए हर बार नई सहमति लेने की जरूरत नहीं होती। क्या कहता है कि सामान्य सहमति मिलने पर सीबीआई को राज्य में प्रत्येक या अलग अलग मामले की जांच के लिए हर बार नई सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसको ध्यान रखना कि सामान्य सहमति का मतलब ये है कि सामान्य सहमति अगर सीबीआई को किसी राज्य से मिल जाती है तो अगर सीबीआई कई मामलों की जांच करती है तो एक बार सहमति ले लेती है, उसका पर्याप्त होता है, बार बार हर मामले में सहमति लेने नहीं जाती। इसमें ये डीएसपीई मतलब दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट अधिनियम की धारा 6, डीएसपीई अधिनियम की धारा 6 जो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट की धारा जो 6 है वो राज्य सरकार को सीबीआई अधिकारी को सहमति देने या सहमति ना देने का अधिकार देता है। तो राज्य सरकार सीबीआई अधिकारी को सहमति दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है, तो दोनों अधिकार है, ठीक है। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल के अलावा पंजाब, तेलंगाना जैसे अन्य राज्यों ने भी अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली है। मतलब पंजाब ने भी और तेलंगाना ने भी और पश्चिम बंगाल ने भी सीबीआई से अपनी सामान्य सहमति को वापस ले ली है। यानी अगर अब सीबीआई को पश्चिम बंगाल में, तेलंगाना में, पंजाब में कोई भी जांच करनी होगी सबसे पहले राज्य सरकार से सहमति लेनी होगी। तो कहता है केस विशेष के संबंध में सहमति के तहत सीबीआई को प्रत्येक केस की जांच के से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान रखना कि ये जो अनिवार्य चीज है ना, ये खतरनाक चीज होता है भाई। प्रीलिम्स में यही पूछता है, मतलब इसी टाइप को पूछता है कि केस विशेष के संबंध में सहमति के तहत
सीबीआई को प्रत्येक केस की जांच से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। अभी हमने यहाँ पे देखा सामान्य सहमति के बारे में कि जो सामान्य सहमति का मतलब है कि अगर सीबीआई को राज्य में अलग अलग मामले की जांच करना है तो राज्य से हर बार अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ये कहता है कि केस विशेष के संबंध में सहमति के तहत सीबीआई को प्रत्येक केस की जांच से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। अब कहता है कि सीबीआई से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से संबंधित कुछ डिसीजन दिए हैं हम लोग उसको पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2019, कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार निम्नलिखित सदस्यों वाली समिति की सिफारिश पर सीबीआई निदेशक की नियुक्ति करेगी। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति कैसे होती है? तो यहाँ हम लिखते हैं क्या कि कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2019 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार निम्नलिखित सदस्यों वाली समिति की सिफारिश पर सीबीआई निदेशक की नियुक्ति करेगी। एक तो उसका जो समिति बनेगी, समिति का जो अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री होगा। दूसरा, लोकसभा में विपक्ष के नेता, वैसे अगर देखा जाए तो 2024 के पहले 2024 से नहीं 14 से लेकर 2024 तक कोई विपक्ष का नेता नहीं था। ये काफी अजीब बात है, लेकिन अभी 2024 में राहुल गांधी जी जो सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं उनको विपक्ष का नेता बनाया गया है। तो जो इनके निदेशक की नियुक्ति में प्रधानमंत्री जी होंगे जो कि उस समिति का की अध्यक्षता करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता जो होंगे के रूप में मान्यता प्राप्त, जहां विपक्ष का कोई ऐसा नेता नहीं है तो उस सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता होता है। और तीसरा है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश शामिल होता है, यानी डी.वाई. चंद्रचूड़ जी इसमें शामिल होंगे। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश, मतलब या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे या तो उनके द्वारा नामित कोई न्यायाधीश रहेगा। ठीक है, मतलब सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति कौन मिल करेंगे? एक समिति करेगी जिसमें 3 सब मेंबर होंगे। एक होगा प्रधानमंत्री जो इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। दूसरा होंगे विपक्ष का नेता, जैसे अभी राहुल गांधी जी है। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति होंगे। अगर विपक्ष का नेता नहीं है तो उस समय जो देश में सबसे बड़ी पार्टी होगी उसका नेता जो होता है वो विपक्ष का नेता होता है ना। फिर सीबीआई बनाम डॉक्टर आर किशोर 2023, सीबीआई बनाम डॉक्टर आर किशोर 2023 के बारे में देखते हैं। जो सीबीआई बनाम डॉक्टर आर किशोर 2023, कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि केंद्र सरकार सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति के लिए एक समिति बनाएगी, लेकिन समिति में कौन कौन मेंबर होंगे? प्रधानमंत्री जो होगा उसका सदस्य हो, मतलब प्रधानमंत्री होंगे जो उन समिति की अध्यक्षता करेंगे। विपक्ष का नेता होगा, अगर विपक्ष का नेता नियुक्त नहीं है तो उस समय मौजूद सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी का नेता जो होगा वही नेता होगा। और भारत का मुख्य न्यायाधीश होंगे या उनके द्वारा कोई नामित व्यक्ति होंगे, मतलब 3 लोग मिलकर के सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति करेंगे। दूसरा है कि सीबीआई बनाम डॉक्टर आर किशोर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी बनाम निदेशक सीबीआई और अन्य मामले में उनके 2014 के फैसले का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा। इसका अर्थ यह है कि जो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट अधिनियम 1946 की धारा 6A को इसके अधिनियम में जोड़े जाने की तिथि से लागू होना नहीं माना जाएगा। यहाँ तक है कि सुब्रमण्यम स्वामी बनाम निदेशक सीबीआई और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डीएसपीई अधिनियम 1946 की धारा 6A को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ठीक है, इसके बाद क्या है? सीपीआईओ सीबीआई बनाम संजीव चतुर्वेदी 2024, ये भी एक केस है, काफी चर्चित था। सीपीआईओ सीबीआई बनाम संजीव चतुर्वेदी 2024, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा
कि आरटीआई अधिनियम की धारा 24 मानवाधिकार उल्लंघन और भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में जानकारी के प्रकटीकरण की अनुमति देती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा? आरटीआई अधिनियम की धारा 24 मानवाधिकार उल्लंघन और भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में जानकारी के प्रकटीकरण की अनुमति देती है। यानी कि अगर सीबीआई किसी भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित कोई केस सॉल्व कर रही है तो उसको आरटीआई के तहत जानकारी प्रकटीकरण करेगी, है ना। इसके अलावा इस धारा के तहत अनुसूचित संगठनों को प्रदान की गई छूट सीबीआई को आरटीआई अधिनियम के दायरे से पूरी तरह से मुक्त नहीं करती। क्या कि धारा कहता है कि इस धारा के तहत जो धारा 24 है मानवाधिकार उल्लंघन और भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में जानकारी के प्रकटीकरण की अनुमति देना, तो इसके धारा के तहत अनुसूचित संगठनों को प्रदान की गई छूट सीबीआई को आरटीआई अधिनियम के दायरे से पूरी तरह से मुक्त नहीं करती। फिर विनीत नारायण बनाम भारत संघ मामले में 1997 में सुप्रीम कोर्ट के क्या डिसीजन थे? तो इसे आमतौर पर जैन हवाला केस कहा जाता है। जैन हवाला केस, विनीत नारायण बनाम भारत संघ 1997, इसे जैन हवाला केस कहा जाता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 1969 के एकल निर्देश को खारिज कर दिया था। जो जैन हवाला केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1969 के एकल निर्देश को खारिज कर दिया था। एकल निर्देश में यह उपबंध था कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई द्वारा जांच शुरू करने के लिए नामित प्राधिकारी संबंधित मंत्रालय विभाग की पूर्व मंजूरी होनी चाहिए। क्या था? जो जैन हवाला केस मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 1969 के एकल निर्देश को खारिज कर दिया। इस निर्देश में यह बंद था कि सरकार जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी जो कंपनियां होती है सरकारी और राष्ट्रीयकृत बैंक जो होते हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई द्वारा जांच शुरू करने के लिए नामित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी होनी चाहिए। क्या था? उसमें उपबंध था कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई द्वारा जांच शुरू करने के लिए नामित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी होनी चाहिए। मतलब कहना क्या चाहता है कि जो सीबीआई है वो जब किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के किसी पर अगर सीबीआई जांच करती है तो उससे पहले सरकार से मतलब मंजूरी लेनी चाहिए। उन्होंने ऐसा था। तो इसमें सीबीआई द्वारा मामले दर्ज करने के तौर तरीके पर अलग अलग मंत्रालयों व विभागों द्वारा सीबीआई को जारी निर्देशों के एक समेकित सेट भी शामिल थे। तो उसको खारिज कर दिया था सरकार ने। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जब सीबीआई जांच करेगी तो इसमें सरकार से पूछने के लिए बाध्य नहीं रहेगी। इसमें कहा सीबीआई से जुड़ी चिंताएं, मतलब क्या चिंताएं हैं इसको भी देख लेते हैं हम लोग। सीबीआई से जुड़ी चिंताएं क्या क्या है ना। तो इसमें एक तो रिक्त पद, सीबीआई में एग्जीक्यूटिव रैंक होता है ना, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। सीबीआई में जो एग्जीक्यूटिव रैंक, लॉ ऑफिसर आदि के रिक्त बड़े पदों को समयबद्ध तरीके से नहीं भरा जा रहा है। क्या कहता है? सीबीआई में एग्जीक्यूटिव रैंक, लॉ ऑफिसर आदि के रिक्त पड़े पदों को समयबद्ध तरीके से नहीं भरा जा रहा है, जिससे लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है। ये चुनौती बता रहा है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि सीबीआई की परिचालन क्षमता मतलब ऑपरेशनल एफिशिएंसी एवं जांच क्षमताओं में बाधा उत्पन्न हो रही है। जो एग्जीक्यूटिव रैंक, लॉ ऑफिसर के जो रिक्त बड़े पदों को समयबद्ध तरीके से नहीं भरा जा रहा है, जिससे लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है। इसके परिणाम सीबीआई की परिचालन क्षमता मतलब ऑपरेशनल एफिशिएंसी एवं जांच क्षमताओं में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो इसमें एग्जाम्पल देके बोलता है, जैसे कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक सीबीआई में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 7,295 थी, जिनमें से 1760 पद रिक्त हैं।
अभी 1700 करीब 2000 पद रिक्त रहना आम बात थोड़ी है, क्योंकि अब उनका रिक्त रहने का सीधा सा मतलब है कि जो कार्य की एफिशिएंसी में कमी आएगी, नो डाउट, एंड जो इस पूरे का इसमें दबाव पड़ेगा, जो ये पूरा 1709 व्यक्तियों का वो इनमें पड़ेगा, तो इसमें एफिशिएंसी ऑपरेशनल एफिशिएंसी कम आएगी, ऑफकोर्स कम आएगी। तीसरा, पारदर्शिता का अभाव है। क्या सीबीआई में दर्ज मामलों के विवरण, उनकी जांच में हुई प्रगति, संबंधित अंतिम परिणाम सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं करवाए जाते। राज्यों द्वारा सहमति वापस लेना, कि जो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट अधिनियम की धारा 6 के अनुसार किसी राज्य में जांच के लिए संबंधित राज्य सरकार की सहमति एक पूर्व शर्त है, ठीक है। इसके कारण सीबीआई द्वारा की जाने वाली जांच राज्य सरकार की मंजूरी पर निर्भर हो जाती है। अब राज्य सरकार का कोई मान लो मंत्री ही है, उसके खिलाफ जांच करनी है तो राज्य सरकार से मंजूरी लेनी होगी। राज्य सरकार मंजूरी क्यों ही देगा, उसके मंत्री की है। तो ये एक चुनौती भरा कदम है। 9 राज्यों ने सामान्य सहमति वापस ले ली है। इससे विविध मामलों की जांच में बाधा उत्पन्न हो रही है। 9 राज्यों ने, जैसे अभी देखो तेलंगाना ने, पंजाब ने और पश्चिम बंगाल ने सीबीआई से अपनी सामान्य सहमति को वापस ले लिया है। तो ऐसे ही 9 राज्यों ने सामान्य सहमति वापस ले ली है सीबीआई से। तो अब सीबीआई को जब जांच करनी होगी तो राज्य की सहमति लेनी होगी, असहमति राज्य सरकार देगी नहीं तो जांच होगी नहीं। तो एक चुनौती होगी। सीबीआई के प्रति विश्वास में कमी, ऑफकोर्स देश में सीबीआई के प्रति विश्वास में कमी आ रही है। देश के कई नामी राजनेताओं से जुड़े मामलों के कुप्रबंधन तथा कई संवेदनशील मामलों जैसे बोफोर्स घोटाले, हवाला घोटाले आदि को सही से न संभाल पाने के लिए सीबीआई की आलोचना की जाती रही है। प्रशासनिक बाधाएं क्या है कि संयुक्त सचिव स्तर और उससे ऊपर के केंद्र सरकार के अधिकारियों से पूछताछ या उनकी जांच करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। प्रशासनिक बाधाएं क्या हैं कि जैसे संयुक्त सचिव स्तर, उससे ऊपर के संयुक्त सचिव स्तर और उससे ऊपर के केंद्र सरकार के अधिकारियों से पूछताछ या उनकी जांच करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। वाह यार, जो संयुक्त सचिव होते हैं और उनके ऊपर के केंद्र सरकार के अधिकारी जो होते हैं, उनसे पूछताछ या उनकी जांच करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। वाह, ये तो नाइंसाफी है। इससे कैसे सीबीआई अच्छी तरह से काम कर पाएगी। तो इस व्यवस्था के कारण नौकरशाही के उच्च स्तरों पर भ्रष्टाचार से निपटने की इसकी क्षमता में बाधा आती है। ऑफकोर्स आएगी। वित्त संबंधी मुद्दे, तो जैसे कार्मिक प्रशिक्षण उपकरण या अन्य सहायता संरचनाओं में अपर्याप्त निवेश और निधियों का कम उपयोग सीबीआई की प्रभावशीलता को प्रतिकूल रूप से बाधित करती है, करेगी ऑफकोर्स। स्वायत्तता का अभाव, तो सीबीआई कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है। सीबीआई जो है कार्मिक लोक निवारण है ना, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है। साथ ही सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस एजेंसी की स्वतंत्रता के बारे में चिंता उत्पन्न करती है, क्योंकि उसके निदेशक को केंद्र सरकार ही नियुक्त करती है, तो स्वतंत्र रूप से काम कैसे कर पाएगी। अगर हम आगे की राह देखें, इसमें आगे की राह की बात करता है कि कार्मिक लोक शिकायत कानून एवं न्याय पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश क्या है। कार्मिक लोक शिकायत कानून एवं न्याय पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें की बात करता है। तो सीबीआई के निदेशक को त्रैमासिक आधार पर रिक्तियों को भरने में हुई प्रगति की निगरानी करनी चाहिए। सीबीआई के निदेशक को त्रैमासिक आधार पर, तिमाही की है ना, त्रैमासिक आधार पर रिक्तियों को भरने में हुई प्रगति की निगरानी करनी चाहिए। ये मतलब जो सिफारिश है, संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश दी है कि जो सीबीआई के निदेशक है उसको हर 3 महीने में जो रिक्तियां हैं उनको भरने में हुई प्रगति की निगरानी करना चाहिए। और एक केस प्रबंधन प्रणाली कहता है कि जो स्थायी समिति, संसदीय स्थायी समिति है, वो ऐसा भी कह रही है कि केस प्रबंधन प्रणाली विकसित करनी चाहिए। सीबीआई को एक केस प्रबंधन प्रणाली विकसित करनी चाहिए। यह एक केंद्रीकृत डेटाबेस आम जनता के लिए सुलभ होगा, जिसमें सीबीआई के पास दर्ज मामलों का विवरण और उनके निपटान में हुई प्रगति संबंधी जानकारी शामिल होगी। ये अच्छा चीज है यार, इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, होना चाहिए, तो मैं भी बोलूंगा।
और इसमें एक नया कानून बनाने एवं सीबीआई के दर्जे, कार्य और शक्तियों को परिभाषित करने की आवश्यकता है। एक नया कानून बनाने एवं सीबीआई के दर्जे, कार्य और शक्तियों को परिभाषित करने की आवश्यकता है। साथ ही इसके कामकाज में ईमानदारी एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय निर्धारित करने की भी जरूरत है। पुलिस निरीक्षक के स्तर पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भर्ती किए गए अधिकारों का प्रतिशत 10% तक सीमित किया जाना चाहिए तथा 40% अधिकारियों की भर्ती सीधी भर्ती समित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जा सकती है। सीबीआई को अपनी वेबसाइट पर केस संबंधी आंकड़ों और वार्षिक रिपोर्ट को प्रकाशित करना चाहिए। कोर्स इसको प्रकाशित करना चाहिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट के कोई भी डिसीजन या कुछ आते हैं तो वो प्रकाशित होते हैं, इससे लोगों को पता चलता है और सुप्रीम कोर्ट के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है, पारदर्शिता होती है। लेकिन सीबीआई का नहीं आता। जिन मामलों में राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता के समक्ष खतरा उत्पन्न हो रहा हो, ऐसे मामलों में सामान्य सहमति के प्रावधान को लागू नहीं करना चाहिए। मतलब जहां राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता के समक्ष खतरा उत्पन्न हो, जैसे मान लो कोई आतंकवादी है और किसी राज्य में घुस गया है, अब राज्य उसको जांच करने ही नहीं दे रहा है, सामान्य सहमति ही नहीं दे रहा है, तो ये इसके लिए उसको कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए जाने चाहिए कि किसी स्थिति में राज्य से सहमति लेना जरूरी ना हो। कोई बात नहीं, चलो हम लोग चलते हैं अपना 4th टॉपिक में, फ्रांस और भारत का संविधान। भारत और फ्रांस के संविधान हम लोग पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड फ्रांस के बारे में। तो 1 सेकंड पानी पी लें। वैसे हमारे भारत में कई सारे प्रोविजन है जो फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। एक सेकंड, लैपटॉप चार्ज नहीं है। हो क्या बस। तो हम लोग भारत और फ्रांस का संविधान के बारे में डिस्कस कर रहे थे। भारत और फ्रांस का संविधान। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड फ्रांस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड फ्रांस, तो ये न्यूज़ में क्यों रहा है, तो हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं कि जो हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति ने औपचारिक रूप से वहां के प्रधानमंत्री का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और उनसे अगली सरकार की नियुक्ति तक कार्यवाहक सरकार चलाने का आग्रह किया। मतलब हुआ क्या एक्चुअली में कि जो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर थे, क्या हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति ने औपचारिक रूप से वहां के प्रधानमंत्री का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। वहां के जो प्रधानमंत्री जी थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया किसी कारणवश, तो उनसे अगली सरकार की नियुक्ति तक कार्यवाहक सरकार चलाने का आग्रह किया गया। भारत और फ्रांस के संविधान के बीच समानताएं, तो जैसे भारत की भाईचारा हो गया, भ्रातृत्व की भावना, ये फ्रांस से ही ली गई है हमारे संविधान में। तो इसमें क्या कहता है कि भारत और फ्रांस के बीच संविधान के बीच समानताएं, क्या क्या समानताएं हैं जो इंडिया और फ्रांस दोनों में है। तो भारत और फ्रांस के बीच संविधान के बीच समानताएं क्या है, संवैधानिक समानताएं क्या है, तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस ने राजशाही को त्याग दिया।
जो फ्रांस क्रांति हुई थी तो उसके तहत 1789 में फ्रांस ने राजशाही को त्याग दिया और एक गणतंत्र की स्थापना की। तो पहली बात तो इसमें जैसे गणतंत्र बढ़ रहा है, तो गणतंत्र का क्या मतलब होता है? गणतंत्र का सीधा सा मतलब होता है कि जो देश का प्रधान होगा, यानी राज्य का जो प्रधान होगा, जिसको राज्य प्रमुख या देश प्रमुख बोलेंगे, वो एक निर्वाचित सदस्य होगा, वो कोई वंशानुगत नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं इसमें हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर जो राज्य मतलब सरकारें होती हैं उनमें दो टाइप को, एक होता है जैसे राजतंत्र, राजतंत्र जो वंशानुगत होता है, जैसे यूके में है। जैसे अपना भारत जो है वो क्या है? गणतंत्र, क्योंकि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है उनका निर्वाचन होता है, वो एक आम नागरिक होते हैं, उनका निर्वाचन होता है, फिर वो राष्ट्रपति बनते हैं, देश के प्रमुख, राज्य के प्रमुख बनते हैं, है ना। तो जो फ्रांस है उसने 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद राजशाही को त्याग दिया और एक गणतंत्र की स्थापना की। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा मिली और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। मतलब टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और खुद को नागरिक टीपू कहा। मतलब जो 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी उसके तहत राजशाही को खत्म करके गणतंत्र लाया गया था, उसी के तर्ज पर जो 18वीं शताब्दी में तक हमारे यहाँ भी गणतंत्र के रूप में दिखने लग गया था, मतलब सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से नहीं था, बट थोड़ी थोड़ी, जैसे टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी में श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और खुद को नागरिक टीपू कहा, मतलब उसी ओर एक कदम था। तब से पिछली 2 शताब्दियों में फ्रांस में कई संविधानों को अपनाया गया। फ्रांस का वर्तमान संविधान 1958 में अंगीकृत किया गया। मतलब फ्रांस में कई संविधान बनाए गए जिसमें 1950 अभी जो चल रहा है और 1958 में अंगीकृत किया गया है। इसे प्रायः 5th रिपब्लिकन यानी 5वें गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। 5th रिपब्लिकन यानी 5वें गणतंत्र, यानी 4 ऑलरेडी बन चुके हैं, ये 5वां है। फिर पहला रिपब्लिक 1793 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। दूसरा 1848 में, यानी देखा जाए 48 साल ये और 7 साल उधर ले लो, 54 साल ही चला था पहला संविधान। दूसरा संविधान 48 में, तीसरा संविधान 1875 में, ये ले लो भाई 27-28 साल ही चला। फिर 1946 तक चला, मतलब 25 और 46 ये